कमरे से निकल गया। तैयबा कुछ बेबसी और खिफ्फत के आलम में उसे कमरे से बाहर निकलता हुआ देखती रही। फ्लोमिना फ्रांस ने अपने हाथ में पकड़े हुए पैकेट मेज पर रखते हुए एक नजर हॉल में दौड़ाई। पेपर शुरू होने में भी 10 मिनट बाकी थे और हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स किताबें, नोट्स और नोटबुक्स पकड़े तेजी से सफे आगे पीछे करते उन पर आखिरी नजर डाल रहे थे। उनकी जिस्मानी हरकत से उनकी परेशानी और इस्तिराब का इजहार हो रहा था। फ्लोमिना फ्रांस के लिए ये एक बहुत मानूस सीन था। फिर उनकी नजरें हॉल के तकरीबन दरमियान में बैठे हुए सालार पर जा ठहरी। 25 स्टूडेंट्स में उस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट था जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। एक हाथ में स्केल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने जूते पर मारते हुए वो इत्मीनान से इधर उधर देख रहा था। फ्लोमिना के लिए ये सीन भी नया नहीं था। अपने 7 साल कैरियर में उन्होंने पेपर्स के दौरान सालार को इसी बेफिक्री और लापरवाही का मुजाहरा करते पाया था। 9:02 पर उन्होंने सालार के पास से गुजरते हुए MCQs पर मबनी ऑब्जेक्टिव पेपर थमा दिया। 30 मिनट के बाद उसे वो पेपर उनसे लेना था। 9:10 पर उन्होंने सालार को अपनी कुर्सी से खड़ा होते देखा। उसके खड़े होते ही हॉल में उसके पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट्स ने सर उठाकर उसे देखा। वो पेपर हाथ में लिए फ्लोमिना फ्रांस की तरफ जा रहा था। फ्लोमिना फ्रांस के लिए यह भी नया सीन नहीं था। वो पहले भी यही कुछ देखती आई थी। 30 मिनट में हल किया जाने वाला पेपर वो 8 मिनट में हल करके उनके सर पर खड़ा था। पेपर को दोबारा देख लो, उन्होंने ये जुमला उससे नहीं कहा। वो जानती थी कि इसका जवाब क्या होगा। मैं देख चुका हूं। और अगर उसे एक बार फिर पेपर देखने पर मजबूर करती तो वो हमेशा की तरह पेपर्स ले जाकर अपनी कुर्सी के हत्थे पर रखकर बाजू सीने पर लपेटकर बैठ जाता। उन्हें याद नहीं था कि कभी उसने उनके कहने पर पेपर को दोबारा चेक किया हो, और वो ये तस्लीम करती थी कि उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। उसके पेपर में किसी एक भी गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके हाथ से पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सालार, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उन्होंने पेपर पर नजर डालते हुए कहा कि मैं तुम्हें 30 मिनट का पेपर 30 मिनट के बाद सबमिट करवाते हुए देखूं। वो उनकी बात पर खफीफ अंदाज में मुस्कुराया। आपकी ये ख्वाहिश उस सूरत में पूरी हो सकती है मैम, अगर मैं ये पेपर 150 साल की उम्र में हल करने बैठूं। नहीं, मेरा ख्याल है 150 साल की उम्र में तुम ये पेपर 10 मिनट में करोगे। इस बार वो हंसा और वापस मुड़ गया। फ्लोमिना फ्रांस ने एक नजर उसके पेपर के सफात को उलट पलट कर देखा। एक सरसरी सी नजर भी उन्हें ये बताने के लिए काफी थी कि वो इस पेपर में कितने नंबर गंवाएगा। 0। सलमा ने अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर में लिपटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। ये क्या है इमामा? तुम तो मार्केट गई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम्हें। हाँ अम्मी, मुझे किताबें ही लेनी थी, मगर किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफा देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, उसकी सालगिरह है, उसके लिए खरीदा है। कोरियर सर्विस के जरिए भिजवा दूंगी, क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है। लाओ फिर मुझे दो ये पैकेट, मैं वसीम को दूंगी, वो भिजवा देगा। नहीं अम्मी, मैं अभी नहीं भिजवाऊंगी, अभी उसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलमा को लगा जैसे वो यकदम घबरा गई हो। उन्हें हैरानी हुई, क्या ये घबराने वाली बात थी? 3 साल पहले इमामा की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, उन्हें और उनके शौहर हाशिम को। वो तब अपनी बेटी के बारे में बहुत फिक्रमंद थी और हाशिम उनसे ज्यादा। मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे, खास तौर पर असजद से उसकी निस्बत तय करके। वो जानती थी कि इमामा असजद को पसंद करती है, और सिर्फ वही नहीं, असजद को कोई भी पसंद कर सकता था। वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती थी कि असजद से निस्बत तय होने पर बहुत खुश हुई थी। असजद और उसके दरमियान पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्लुफी थी, मगर बाज दफा उन्हें लगता जैसे वो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत चुप होती जा रही है। वो पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब वो स्कूल जाने वाली बच्ची भी तो नहीं रही, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है। फिर वक्त भी कहाँ होता है उसके पास। सलमा हमेशा खुद को तसल्ली दे लेती। वो उनकी सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी दोनों बेटियों की वो शादी कर चुकी थी, एक बेटे की भी शादी कर चुकी थी, जबकि 2 बेटे और इमामा गैर शादीशुदा थे। अच्छा ही है कि ये संजीदा होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है। उन्हें जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए उतना ही अच्छा है। सलमा ने गहरी सांस लेते हुए इमामा से नजरें हटा ली। वो छुट्टियों में घर आई हुई थी और जितने दिन वो यहाँ रहती उनकी नजरें उसी पर मरकूज रहती। पता नहीं ये साजिद कहाँ रह गया।
जो भी काम उसके जिम्मे लगाओ बस भूल ही जाओ। उन्हें अचानक अपने मुलाजिम का ख्याल आया जिसके पीछे वो लाउंज में आई थी। बड़बड़ाते हुए वो लाउंज से निकल गई। ये न्यू ईयर नाइट थी। नया साल शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल 14-15 साल के लड़कों का वो ग्रुप पिछले 2 घंटों से अपने मोटरसाइकिल्स पर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर अपने करतब दिखाने में मसरूफ था। उनमें से चंद ने अपने माथे पर चमकदार बैंड्स बांधे हुए थे जिन पर नए साल के हवाले से मुख्तलिफ पैगामात दर्ज थे। वो लोग 1 घंटा पहले पोश इलाके की एक बड़ी सुपरमार्केट में मौजूद थे और वहां वो मुख्तलिफ लड़कों पर आवाजें कसते रहे थे। अपनी बाइक्स पर सवार मुख्तलिफ चक्कर लगा रहे थे। उनके पास फायर क्रैकर्स मौजूद थे जिन्हें वो वक्तन फवक्तन चला रहे थे। 11:15 बजे वो जिम खाने के बाहर मौजूद थे जहां पार्किंग लॉट गाड़ियों से भर चुका था। ये गाड़ियां उन लोगों की थीं जो जिम खाने में नए साल के सिलसिले में होने वाली एक पार्टी में आए थे। उन लड़कों के पास भी इस पार्टी के दावती कार्ड मौजूद थे क्योंकि उनमें से तकरीबन तमाम के वालिदैन जिम खाने के मेंबर्स थे। वो लड़के अंदर पहुंचे तो 11:55 हो रहे थे। चंद मिनटों बाद डांस फ्लोर समेत तमाम जगहों की लाइट्स ऑफ हो जाती थीं और उसके बाद बाहर लॉन में आतिशबाजी के एक मुजाहरे के साथ नया साल शुरू होने पर लाइट्स ऑन होना थी। इसके बाद तकरीबन तमाम रात वहां रक्स के साथ साथ शराब पी जाती जिसका एहतमाम नए साल की इस तकरीब के लिए जिम खाना की इंतजामिया खास तौर पर करती थी। लाइट्स ऑफ होते ही वहां एक तूफान बदतमीजी का आगाज हो जाता था और वहां मौजूद लोग उसी तूफान बदतमीजी के लिए वहां आते थे। 15 साल वो लड़का भी 10 लड़कों के इस ग्रुप के साथ आने के बाद उस वक्त डांस फ्लोर पर रॉक बीट पर डांस कर रहा था। डांस में उसकी महारत काबिले दीद थी। 12 बजने में 10 सेकंड रह जाने पर लाइट्स ऑफ हो गईं और ठीक 12 बजे लाइट्स यकदम दोबारा ऑन कर दी गई। अंधेरे के बाद सेकंड्स गिनने वालों की आवाजें अब शोर और खुशी के कहकाहों और चीखों में बदल गई थीं। चंद सेकंड्स पहले थम जाने वाला म्यूजिक एक बार फिर बजाया जाने लगा। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया जहां बहुत से लड़के अपनी अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे। उन्हीं लड़कों के साथ बियर के कैन पकड़े वो वहां मौजूद एक गाड़ी की छत पर चढ़ गया। उस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े खड़े अपनी जैकेट की जेब से बियर का एक भरा हुआ कैन निकाला और पूरी कुव्वत से कुछ फासले पर खड़ी एक गाड़ी की विंड स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी की विंड स्क्रीन चूर चूर हो गई। वो लड़का इत्मीनान के साथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा कैन पीता रहा। वो पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद इसकी वजह वो मुश्किल ट्रैक था जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सालार लाउंज के सोफों में से एक सोफे पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था मगर वक्तन फवक्तन नजर उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देख रहा था जहां कामरान अपनी जिद्दोजहद में मसरूफ था। ठीक आधे घंटे बाद उसने नोटबुक बंद करके सामने पड़ी मेज पर रख दी, फिर मुंह पर हाथ रखकर जमाही रुकी। दोनों टांगे सामने पड़ी मेज पर रखकर और दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा जहां कामरान अपने तमाम चांसेस जाया करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सालार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूं मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, कामरान ने बेजारी से कहा। अच्छा मुझे दिखाओ। उसने सोफे से उठकर रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से ले लिया। कामरान ने देखा पहले 20 सेकंड ही सालार उसे जिस स्पीड पर दौड़ा रहा था उसी स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ पाया था। जो ट्रैक उसे बहुत मुश्किल लग रहा था वो सालार के सामने एक बचकाना चीज महसूस हो रहा था। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था उस स्पीड पर कामरान के लिए उस पर नजरें जमाना मुश्किल हो गया, जबकि सालार इस स्पीड पर भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था। 3 मिनट के बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को डगमगाते और फिर ट्रैक से उतरकर धमाके के साथ तबाह करते देखा। कामरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर सालार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई थी? वो जान गया था कि रिमोट अब सालार के हाथ के बजाय मेज पर पड़ा था। वो अपनी नोटबुक उठाए खड़ा हो रहा था। कामरान ने सर उठाकर उसे देखा। बहुत बोरिंग गेम है, कामरान ने तबसरा किया और कामरान की टांगों को फलांगते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। कामरान होंठ भींचे 7 हिंसों पर मबनी उस स्कोर को देख रहा था जो स्क्रीन के कोने में जगमगा रहा था। कुछ न समझ आने वाले अंदाज में उसने बैरूनी दरवाजे को देखा जिससे वो गायब हुआ था। वो दोनों एक बार फिर खामोश थे। असजद को उलझन होने लगी। इमामा इतनी कमगो नहीं थी जितनी उसके सामने हो जाती थी। पिछले